1857 की क्रांति, जिसे विद्रोह भी कह सकते हैं, विप्लव भी कह सकते हैं, आंदोलन भी कह सकते हैं। आपने एक कविता सुनी होगी कि चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। ये कविता का नाम क्या है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। इसको लिखा किसने है? सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या समझ में आ रहा है कि भाई चमक उठी सन 57 में, 1857 में हमारी वह तलवार चमक उठी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। भारत जो बूढ़ा हो चुका था, मतलब बूढ़ा से तात्पर्य क्या है कि हम गुलामी की जंजीरों में बहुत लंबे अरसे से जकड़े हुए थे। पहले सल्तनत काल, मुगल काल, यानी कि मुसलमानों के अधीन रहे, और फिर उसके बाद में ये यूरोपीय कंपनियां, ब्रिटिश कंपनियां आ गई, अंग्रेज आ गए, इन लोगों ने हमको गुलाम बनाया। पर एक दबाते दबाते किसी व्यक्ति को अत्यधिक लिमिट तक दबाओगे तो प्रक्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती, और यही प्रतिक्रिया 1857 में क्रांति के रूप में घटित होती है। तो यहाँ हम चर्चा करेंगे कि भाई ये क्रांति के कारण क्या थे, क्रांति क्यों हुई थी। ठीक है, पहला तो ये क्रांति के कारण। दूसरा ये कि क्रांति जब हुई तो उसकी गतिविधियां कौन कौन सी, कहाँ कहाँ पर क्या क्या हुआ, किन किन स्थानों पर क्रांति किस रूप में हुई। भैया कि ग्वालियर में या फिर झांसी में या कानपुर में या दिल्ली में, जहाँ जहाँ पर भी क्रांति हुई, किन किन लोगों ने क्रांति को लीड किया, नेतृत्व प्रदान किया, और उस क्रांति के बाद उस क्रांति के परिणाम क्या निकले, और भारतीय विद्वानों के या विदेशी विद्वानों के इस क्रांति के बारे में क्या मत हैं, ये हम सब देखेंगे। तो भाई ये जो 1857 क्रांति है, ये इसका मूल कारण क्या है? कारण तो बहुत सारे हैं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, लेकिन अपन अपने सरल सी भाषा में समझ लें तो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पे करने लगी थी शासन, और अपनी बहुत सी नीतियां बना रही थी। जैसे कि आपने देखा था किसानों का शोषण हो रहा था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, मालगुजारी, अनेक अनेक टैक्स, बहुत ज़्यादा टैक्स, जागीरदारी प्रथाएं चल रही थी, किसानों का शोषण कर रहे थे जागीरदार। तो ये किसानों की समस्या भी हो गई थी। आप देख रहे थे कि भाई ईसाई मिशनरियां आ गई थी भारत में, और ईसाई धर्म फैल रहा था, हिंदुओं को ईसाई में कन्वर्ट किया जा रहा था। तो ये धार्मिक कारण हो गए, इससे लोगों में गुस्सा था। ये अंग्रेज लोग जो है सामाजिक कुप्रथाएं जो हमारे अंदर थी उनको भी खत्म करना चाहते, जैसे सती प्रथा, बालिका विवाह, विधवा पुनर्विवाह, ये कानून लेके आ रहे थे। इससे कुछ जो समाज के लोग होते हैं वो उनने कहा साहब तुम हमारे सामाजिक मामलों में इंटरफेयर कर रहे हो, तो सामाजिक लोग भी परेशान थे। हालांकि वो अच्छा कर रहे थे इस मामले में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लगता है ना कि हमारे तुम रीति रिवाज को खराब कर रहे हो। जो भी हमारा है, भले जैसा अच्छा है बुरा है, वो हमारा रिवाज है। राजनीतिक कारण ये थे कि डलहौजी ने राज्यों को हड़पना शुरू कर दिया था। पता है कोई भी झूठी सांझी आरोप लगा दे और राजा से कह दे कि तुम्हारा राज्य, तुम राज्य करने लायक हो ही नहीं। झांसी की रानी से कही तुम्हारे बेटा नहीं है इसलिए तुम्हारा राज्य हमें दे दो। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि लेके आया कि हमारे साथ कोई सहायक सहायक संधि कर लो। सहायक संधि कर लिया मतलब अंग्रेजों के क्या हो गए? गुलाम हो गए एक प्रकार से। तो ये चीजें हो रही थी। इन चीजों के कारण धार्मिक भी, राजा महाराज परेशान हो गए, धार्मिक लोग भी परेशान हो गए, सामाजिक लोग भी परेशान हो गए, किसान मजदूर परेशान हो गए, जनजाति आदिवासी लोग जो है जिनके जंगलों में जाके अत्याचार कर रहे थे ये लोग, तो जनजाति क्षेत्र में भी ये जो है विद्रोह पनपा। और सैनिकों के साथ भी भेदभाव हो रहा था, क्योंकि भारतीय लोग जो सेना में भर्ती होते थे उनको कम वेतन मिलती थी, उन्हें समुद्र के पार लड़ने भेजा जाता था और उसका कोई भत्ता भी नहीं मिलता था, भेदभाव होता था। कभी भी भारतीय जो सैनिक होते थे उनका प्रमोशन नहीं, बड़े पदों पर नहीं होता था। साथ ही एक उस समय तात्कालिक घटना होती है, चर्बी वाले कारतूस दे दिए जाते हैं, गाय और सुअर की चर्बी लगा के कारतूस दे दिए जाते हैं। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र माना जाता है, उस कारतूस को खोलने से पहले चर्बी को हटाना पड़ता था मुंह से। तो हिंदू कोई भी गाय का मांस अपने हाथ से टच नहीं कर सकता, क्योंकि ये उसके लिए अगन्य है, पवित्र पशु है गाय,
और मुसलमानों के लिए सूअर हराम माना जाता है, तो सूअर के मांस को छू नहीं सकता। तो ये तात्कालिक कारण था। तात्कालिक कारण का मतलब होता है कि वो एकदम घटना, एक ऐसी चिंगारी जिससे आग लग गई। कारण बहुत सारे थे, हम उन्हीं कारणों की बात यहाँ पर करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर तो क्या लिखा हुआ है, औपनिवेशिक शासन। अब औपनिवेशिक शासन का मतलब क्या होता है, देखो उपनिवेश क्या होता है पहले इसको समझना पड़ेगा आपको। उपनिवेश क्या होता है कि भाई भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था। उपनिवेश का मतलब ऐसा होता है कि भाई जैसे मैं किसी दूसरे घर पे कब्जा कर लूं, ये घर मेरा है, मैंने दूसरे घर पे कब्जा कर लिया है और अपनी गाड़ी वहीं रखता हूँ, वहीं धोता हूँ, कपड़े अपने धुलवाता हूँ, है ना, वहां से कुछ सामान उसका खाने का सामान उठा के मैं मेरे घर ले आता हूँ। मतलब मैंने उस पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है और उसका उपभोग कर रहा हूँ मैं। तो ऐसा ही वो क्या कहलाएगा, मेरा उपनिवेश कहलाएगा। है नहीं मेरा, पर मेरा उस पर क्या है, कब्जा है, शोषण कर रहा हूँ उसका मैं। इंग्लैंड वालों ने, इंग्लैंड वालों का घर तो इंग्लैंड ही था अंग्रेजों का, पर वो हम उन्होंने हमें क्या बना दिया था, उपनिवेश बना दिया था। क्या बना दिया, यहीं रह रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, यहाँ से सामान लेके वहां पर ले जा रहे थे, तो हम उसके उपनिवेश थे। यानी उपनिवेशिक शासन था हम पे। गलत नीतियां, अब चाहे तो किसानों के संदर्भ में टैक्स बढ़ा देना हो, मजदूरों के संबंध में, राजा महाराज जागीरदारों की। तो आपने अब देखा था कि आपने एक वो व्यवस्था आ गई थी, कौन सी, रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या कर रहे थे, वो सीधा किसानों से टैक्स वसूल कर रहे थे। जागीरदारों को बीच में से हटा दिया था, तो जागीरदारों को अपनी जागीर जाने का भय था, इसलिए वो भी अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए थे। कुछ राजा महाराजाओं के राज्यों को हड़प लिया था, हड़प नीति, डलहौजी, सहायक संधि, वेलेजली, कानून की भू स्थायी भू बंदोबस्त, इससे टैक्स बढ़ गया था। तो बहुत सारी चीजें ये, जैसे कि वो एक सूर्यास्त का नियम, कि अगर सूर्य डूबने से पहले पहले अगर आपने टैक्स दे दिया तो आपकी जागीर बची रहेगी, आप जागीरदार बने रहोगे। और सूर्य डूब गया और आपने टैक्स जमा नहीं कर पाया तो आपकी जागीर को छीन लेंगे। तो जागीरदारों के मन में भी था कि हमारी जागीर चली जाएंगी, राजाओं के मन में भय था कि हमारे राज छीन रहे हैं अंग्रेज, किसानों के मन में भय था कि हम पे टैक्स बढ़ा रहे हैं, हम पे जबरदस्ती पैदा करे या मत करे तुमको टैक्स देना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है। धर्म के लोग परेशान थे क्योंकि लोग बाग धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे थे, हिंदुओं को ईसाई बना रहे थे। सामाजिक लोग भी परेशान थे कि सामाजिक रीति रिवाज प्रथाओं को ये बंद करवा रहे थे, उनके खिलाफ कानून लेके आ रहे, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह इत्यादि। तो ऐसा कोई क्षेत्र अछूता नहीं था जहां अंग्रेजों ने इंटरफेयर ना किया। वो राजा थे तो हर क्षेत्र में इंटरफेयर तो कर ही रहे थे। तो सभी लोग इस समय तक अंग्रेजों से बहुत ज्यादा क्रुद्ध हो चुके थे, बहुत रोष में थे। और उस रोष का परिणाम क्या थी, 1857 क्रांति। तो क्या कह रहे हैं, औपनिवेशिक शासन की गलत नीतियां तथा इन नीतियों के कारण जनता में व्याप्त असंतोष के कारण उत्तर व मध्य भारत में जन विद्रोह उठ खड़ा हुआ। इस विद्रोह को 1857 का विद्रोह कहा गया है, जिसका तात्कालिक कारण सिपाहियों का असंतोष था। और ये मैं आगे बढ़ा बताऊंगा आपको। 1857 का विद्रोह सिर्फ सिपाहियों के असंतोष का परिणाम नहीं था, अपितु औपनिवेशिक शासन के चरित्र, जो उनका चरित्र था। क्योंकि वो लोग थे कौन, वे व्यापारी थे। ईस्ट इंडिया कंपनी कौन थी, व्यापारी थी। कंपनी शासन कर रही थी, इंग्लैंड की कोई रानी तो आई नहीं थी, इंग्लैंड की कोई सरकार तो आई नहीं थी, इंग्लैंड से एक कंपनी मात्र आई थी। इस कंपनी का नाम मर्चेंट एडवेंचर्स था, जिसे हम बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। तो वो लोग व्यापारी थे। वो व्यापारी हमेशा अपना हित सोचता है, वो ये नहीं सोचता कि जनता का लाभ हो जाए, जनता के लिए कुछ सड़कें बनवा दें, जल अपन शासन कर रहे हैं तो अच्छे अस्पताल बन जाए, ऐसा कुछ नहीं कर रहे। वो सब यही चीज देख रहे थे, जो कुछ भी कर रहे थे। भले उन्होंने रेल बिछवाई तो रेल क्या भारत के हित के लिए नहीं बिछवाई थी, वो सिर्फ ये चाह रहे ज्यादा से ज्यादा माल ढुलाई हो सके, कोयला आ सके, कपड़ा बन सके हमारे, वो बिक सके। वो जो कुछ भी कर रहे थे उसमें उनका वो अपना ही हित देखते थे, वो शोषण करते थे एक प्रकार से। तो दमनकारी नीतियों से उत्पन्न असंतोष का परिणाम था 1857 की क्रांति। कारण क्या क्या थे, उन्हें अगर हम कैटेगराइज कर लें तो कुछ बड़े कारण जो बहुत लंबे समय तक चले। कारण दो कैटेगरी मार सकते हैं। दीर्घकालिक, दीर्घकालिक का मतलब होता है बहुत लंबे समय तक, जो बहुत पहले से चले जा रहा है, धीरे धीरे लोगों में गुस्सा फूटा। और तात्कालिक का मतलब होता है एकदम ऐसा उस समय का, तत्काल मतलब हाल क्या हुआ था। तो दीर्घकालिक कारण में राजनीतिक कारण थे। अब राजनीतिक कारण की तुम बात करें तो उसमें राजाओं में जैसे हम कह सकते हैं क्या, हड़प नीति। अब हड़प नीति और साथ में कौन सी, सहायक संधि। सहायक संधि ये दो थी, ये डलहौजी ने चलाई थी। किसने चलाई थी, डलहौजी ने। ये किसने चलाई थी, वेलेजली ने। किसने चलाई थी, वेलेजली ने। हड़प नीति और सहायक संधि, इनसे राजाओं के राज्य जा रहे थे। आर्थिक नीति में आप जान रहे थे कि वो पूरा आर्थिक शोषण तो कर ही रहे थे, भारतीय लोगों पर क्या कर रहे थे,
टैक्स बढ़ा के लगा रहे थे बहुत ज्यादा, 50%, यही अलग अलग, चाहे तो कार्नवालिस की स्थायी बंदोबस्त, कार्नवालिस ने दिया था ना स्थायी बंदोबस्त, याद आ रहा है कि पढ़ा चुका हूँ पूरा, ब्रिटिश भारत में आर्थिक व्यवस्था, ब्रिटिश भारत का भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, पूरे पढ़ाए नहीं पढ़ाए मैंने। अब तुम लोग सोते रहते हो कि भूल गए क्या है क्या नहीं, अलग बस है। सामाजिककरण में आप देख ही रहे थे कि भाई जैसे कि विधवा विवाह या सती प्रथा, है ना, या बालिका हत्या, बलि प्रथा, नर बलि, ये सब बंद करवा दी उन्होंने। धार्मिक करण में इस्लाम ईसाई में कन्वर्ट कर रहे थे, मिशनरी आ गई थी। सैनिक करण में आप देख रहे थे कि भाई साहब सैनिकों के साथ भेदभाव हो रहा था, जो अंग्रेजों की सेना में भारतीय सैनिक भर्ती होते थे उन्हें सैलरी भी कम मिलती थी। जो भारतीय थे, अंग्रेजों में अंग्रेज थे उनकी सेना में, कुछ अंग्रेज थे जो इंग्लैंड से आए थे, कुछ लोग क्या थे भारतीय, गोरे और काले का भेद था। तो जो मतलब इस तरीके से उनने व्यवस्था भंग कर रखी थी कि अभी भी हमको अपने अंदर रोष आ सकता है। उन्होंने लिख दिया, बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारियों के जैसे द्वार होता था उसके गेट पे स्पष्ट लिखा होता था, इंडियंस एंड डॉग आर नॉट अलाउड। जैसे अपन लिख देते कुत्तों से सावधान, कुत्तों से सावधान लिख देते ना, देखा बड़े बड़े बंगलों के आगे आपने देखा होगा कि कुत्तों से सावधान, है ना। ऐसे अंग्रेजों के बंगलों के बाहर ये लिखा रहता था, इंडियंस एंड डॉग आर नॉट अलाउड, यानी कुत्तों का और भारतीयों का अंदर आना मना है। इस तरीके से हम लोगों के साथ में अत्याचार हुए। सैनिकों के साथ में, सैनिकों को एक तो सैलरी कम, ना उन्हें प्रमोशन मिल रहे थे भारतीय लोगों को, काले लोगों को, और ना ही उन्हें, अब ब्रिटेन का राज्य अकेला, इंग्लैंड का राज्य अकेला भारत में था नहीं भाई, साउथ अफ्रीका में भी था, ऑस्ट्रेलिया में भी था, न्यूजीलैंड में भी था, कनाडा में भी था, ये भी भारत इंग्लैंड के गुलाम थे। तो मैं ये मत सोचना अकेले हम ही गुलाम थे, दुनिया में अगर आप देखोगे तो भारत तो गुलाम है, साउथ अफ्रीका भी गुलाम है, ये कनाडा ये भी गुलाम है, ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ये भी गुलाम है। तो बहुत से हिस्सों पर ब्रिटेन कब्जा था जहां पर उनका संघर्ष पुर्तगालियों से, फ्रांसीसियों से होता रहता था। किसका? अंग्रेजों का। तो भारतीय सेना को, भारतीय सैनिकों को वो विदेश लड़ने भेजते थे और उसका उन्हें एक्स्ट्रा कोई भत्ता वगैरह पैसा भी नहीं मिलता था। तो ये भी एक असंतोष का सैनिकों में कारण था। पर तात्कालिक कारण क्या हुआ, एक चर्बी वाले कारतूस, एक बंदूक थी ब्राउन स्पेस, उसकी जगह एक बंदूक दूसरी आई, एनफील्ड नाम की बंदूक आई। पहले जो पुरानी बंदूक थी अंग्रेजों के पास उसका नाम था ब्राउन बेस, उस बंदूक की जगह एक नई बंदूक शामिल की गई सेना में, इसका नाम था एनफील्ड बंदूक, एनफील्ड राइफल शामिल की गई। उस राइफल में, एनफील्ड जो राइफल, आगे सब नाम वाम लिखे, टेंशन मत लो। जो कारतूस लगता था, उस कारतूस का ऊपर का जो कवर होता था, क्योंकि वो कारतूस में बारूद होती थी, वो बारूद जो है आर्द्रता और ह्यूमिडिटी के प्रति ज्यादा संवेदनशील होती थी। आर्द्रता समझते हो ना, वायुमंडल में जो भाप है, जैसे अभी सीड़ जाता है, समझ रहा, सीड़, वो अपनी भाषा में अपन पापड़ धर दें तो सीड़ जाते, सीड़ जाए तो सीड़ जाएगा तो हम जल तो ना, इसलिए भाई उन्होंने चर्बी से कवर्ड कर रखा था। उसमें एक पिन दिया था, उस पिन को मुंह से निकाल के ही जब तुरंत चलाना है तब निकालो और कारतूस को लगा के चला दो। तो भारतीय सैनिकों ने मना कर दिया। बैरकपुर में मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने इसका विद्रोह का विरोध कर दिया, है ना, और अपने अंग्रेज अधिकारियों को गोली मार करके हत्या कर दी। और यहीं से शुरू होती है 1857 की क्रांति। तो हालांकि ये कोई सुनिश्चित कार्यक्रम था या अचानक हो गया, इसके बारे में इतिहासकारों में मतभेद हैं। तो भाई कोई प्लानिंग करके कार्यक्रम किया गया था क्या, नहीं किया गया था। तुम लोगों से मैंने बोला था कि आगे बैठा करो, तुम फिर पीछे आके बैठ गई दोनों, हैं? क्यों बैठी पीछे जाके? बतराने के चक्कर में आराम से टाइम मिल जाए, जहाँ आगे, आगे कोटो ना है। उठ के आगे बैठ, चल बैठ, चल उठ जा। एक तो भगवान ने वैसी बुद्धि कम दी, समझ में लाने, ऊपर से पीछे और जाके बैठ जाती हो। राजनीतिक कारण, हम पहले एक एक कारण को देख लेते हैं। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, हम पहले कारणों को एक एक करके देख लेते हैं। पहले बात कर रहे हैं किसकी? राजनीतिक कारणों की। तो राजनीतिक कारण में क्या है? बेले जली की सहायक संधि। आगे हम इस संधि को पढ़ेंगे
आगे संधि को पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी शॉर्ट में बता दूं, सहायक संधि एक ऐसी संधि थी जिसमें ये होता था कि भारत के कोई राजा से अंग्रेज एक संधि करते थे। संधि मतलब समझौता, ट्रीटी। उसमें ये तय होता था कि भाई आप भारतीय राजा हो, आपके पास अच्छी सेना नहीं है, हम आप हमसे यदि सहायक संधि करते हो तो हम आपको एक बहुत अच्छी ट्रेंड अंग्रेजी सेना देंगे, जो आपके राज्य में रहेगी, जो आपके राज्य की रक्षा करेगी, या आपके राज्य पर कोई आक्रमण करेगा तो वो आपके साथ लड़ेगी, मतलब आपकी रक्षा करेगी। पर उस ये एहसान हम पे कर रहे हैं आप पे, उस एहसान के बदले में आप हमें कुछ पैसा दोगे। साथ में जो सेना आपकी रह रही है, जो सेना हम आपको दे रहे हैं, उस सेना की सैलरी, खाना पीना सब आप ही दोगे। और जिस दिन हमारी यदि किसी से लड़ाई होगी तो हम जिस सेना उस दिन बुलाएंगे, और साथ में आपको भी अपनी सेना जो आपके पास पहले से थी, वो सेना भी हमारे लिए, हमारी हेल्प के लिए भेजना पड़ेगी। अब आप देखो, ऐसा उन्होंने जब बहुत से राजाओं के साथ कर लिया तो अंग्रेजों की बहुत सी सेना इंग्लैंड से भारत में आ गई, अलग अलग राज्यों में पहुंच गई, और उस सेना को उन्हें सैलरी भी नहीं देना पड़ रहा, और बिना सैलरी दे अंग्रेजों की बहुत सी सेना भारत में आ गई। सैलरी कौन दे रहा है? वो राजा दे रहा है जिसके पास रह रही, और उसके बदले में अंग्रेजों के पास पैसा भी आ गया। और जब वो किसी से लड़ते अंग्रेज, तो अंग्रेजों के पास अपने आप बहुत बड़ी सेना हो जाती, क्योंकि वो राजा की सेना, वो अंग्रेजों की सेना मिल के आती। तो ये अंग्रेजों की चारों तरफों से बल्ले बल्ले थी, चारों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में था इस संधि में। लेकिन कुछ लोग इस संधि को स्वीकार नहीं कर रहे थे। जैसे आप देखेंगे टीपू सुल्तान ने मना कर दिया था, जैसे आप देखेंगे और भी राजाओं ने मना कर दिया था बेलेली ने के टाइम पे। राज्यों में कंपनी की सेना रखना। दूसरा एक और इसके बेलेली के बाद में क्या आया? डलहौजी की हड़प नीति। इसने तो सीधा कह दिया कुछ नहीं, आपका राज्य हम हड़प लेंगे। कुछ भी आरोप लगा दिया कि आपके बेटा नहीं है, आपने बेटा गोद ले लिया किसी का, तो वो हम नहीं मानेंगे, आपको हड़प लेंगे। अरे तो ये क्या टाइम है क्लास आने का? तू ग्रुप में नहीं है क्या? ग्रुप में है या नहीं है? है? अभी मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से। अगले 5 दिन तक क्लास का टाइम जीएस का यही रहने वाला, 5-7 दिन तक, क्योंकि मेरे थोड़ा स्कूल में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मतलब आजकल थोड़ा अधिकारी सख्त हो गए हैं, तो टाइम पे स्कूल पहुंचना पड़ रहा है 10:30 पे, तो इसलिए मैं पहले ही पढ़ाऊंगा 5-7 दिन तक। क्या ना, कल कलेक्टर ने फटकार लगा दी मास्टरों को, सरकारी मास्टर तनख्वाह ले रहे हैं, फ्री में पढ़ाते नहीं, स्कूल नहीं जाते। तो मैं ठीक है साहब, 5-6 दिन चले जाएंगे। अरे आप ये मत समझना कि हम बहुत ज़्यादा मक्कारी मार रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा ऐसा नहीं है। दिक्कतें हैं कि बच्चे ही नहीं है ना, स्कूलों में बच्चे नहीं। अब मेरी स्कूल में कुल 7 बच्चे, मिडिल स्कूल है, 6वीं 7वीं 8वीं में 3 क्लासों में कुल 7 बच्चे, 7 में से 2 आते हैं, वो भी मेरे विशेष आग्रह करने पर ही आते हैं। मैं उनसे हाथ जोड़ के, आ जाओ यार पढ़ लो यार। और भाई आ भी गए जैसे वैसे, तो मैंने आधा पौन घंटा ही पढ़ाता हूँ, मैंने ज़्यादा उन पर प्रेशर नहीं देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर दिया और फिर निकल लेंगे। फिर भी मैं उन्हें कितना ही प्यार से पढ़ाऊँ, रेस्ट के बाद वो कभी लौट के नहीं आते। और उनके बाप में तारे से अपन कुछ कह नहीं पा रहे, कहा कि बाप में तारी सुगर से टन है, कहा है भैया लाल, कहा कल्लू मोड़ा नहीं आओ तेरो, अरे मार साहब तुम तो मुझे 20 रुपये दे दो पुच्ची है, अपन से 20 रुपये और मांगते पुच्ची पीवे, पुच्ची जान दो। इसलिए अब क्या करें, हर स्कूल का ऐसा हाल नहीं है, हर स्कूल का ऐसा हाल नहीं है। जो गांव छोटे हैं उनमें दिक्कतें आ रही हैं, बड़े गांव है ना उनमें बहुत ज़्यादातर 80% तो स्कूल बहुत अच्छे से चल रहे हैं। 20% स्कूल ऐसे हैं जहाँ बिल्कुल स्ट्रेंथ बची नहीं है, उनमें से मेरा एक स्कूल है। इसके तहत राज्यों का विलय क्रम 1848 सबसे पहले 17 को विलय कर लिया। जैतपुरा संबलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, और झांसी और बरार को 1853 में, नागपुर को 1854 में, करौली को 1855 में। क्या हुआ है ये? इन पे सब पे कब्जा कर लिया, कुछ भी आरोप लगा के फालतू। किसने? डलहौजी ने हड़प लिए। और जब झांसी के वो हड़पने गया तो झांसी की रानी ने इनमें लठ बजा दिए, और यहीं से हो गई क्रांति। ठीक है,
सही में आ गई मेरी बात? तो ये तरीके से, ये कारण थे राजनीतिक। हिंदू राजाओं के दत्तक पुत्र का अधिकार समाप्त। दत्तक पुत्र मतलब होता क्या? गोद लिया बेटा। दत्तक का मतलब क्या होता है? जिसके मोड़ा मोड़ी नहीं हो वो गोद ले लेता है, तो वो उसका बेटा ही माना जाता है हमारी परंपराओं में तो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं साहब, तुमरो बेटा खुद को ही है तो ही बेटा मानेंगे, दत्तक पुत्र को पुत्र नहीं मानेंगे। राजा के बाद राजा कौन बनता है? उसका बेटा बनता है। पर बेटा जो तुम्हारा खुद का है वो ही माने बनेगा। अगर तुम्हारा बेटा कोई नहीं हुआ है तो फिर तुम्हारे राज्य को हम छीन लेंगे। समझ में आई बात? नाना साहब की पेंशन बंद रोक दी। नाना साहब को पेंशन मिलती थी मराठा के नाम पे। राज्यों पर कुशासन का आरोप लगाकर, जैसे अवध, अवध जो राज्य था उस पर सिर्फ ये आरोप लगा दिया कि जब कोई आरोप नहीं मिला उन्हें कि तुम ढंग से शासन नहीं कर रहे, इसलिए तुम हटो, हम छुड़ा लेंगे, ये इसका विलय कर दिया। आर्थिक कारण क्या थे? ब्रिटिश भू राजस्व नीति, स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने चलाई थी। रैयतवाड़ी, थॉमस मुनरो, कर्नल रीड और महलवाड़ी, कौन था? ऑलवेल, वॉल मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी। तो ये इसमें आपको पता ही है कि टैक्स जमींदारों का आता था, इसमें सीधे किसानों का आता था, इसमें महाल मतलब गांव का मुखिया होगा था, और इनमें टैक्स बैंक का लगता था, 50 से 60% तक टैक्स लगता था। ये बहुत बड़ी दरें थी, इससे किसान परेशान हो गए थे। ये पढ़ना हो तो है ना, इसका डाल दिया था वीडियो अपन ने यूट्यूब पे, अगर किसी को देखना है तो यूट्यूब पे अपने डाला ये वीडियो, मैंने पढ़ाया था पूरा डिटेल में। ये भू राजस्व नीति द्वारा किसानों का शोषण करना, ये इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि यार क्लास में मक्कारी मत मारा करो। क्लास छोड़ते हैं हम तो उसके बहुत बड़े दुष्परिणाम होते हैं जो हमको समझ में नहीं आते। लगता है कि एक दिन ही क्लास गई है, एक दिन ही क्लास नहीं गई, यानी कितने दिन तक पेरती है फिर वो क्लास, कहाँ कहाँ शब्द आते हैं, कहाँ कहाँ मुंह आते हैं। कृषि के वाणिज्यीकरण से उत्पन्न खाद्य संकट, कृषि के वाणिज्यीकरण, अब वाणिज्यीकरण का मतलब क्या होता है? नील की खेती करवा रहा जबरदस्ती। अरे भैया, नील की खेती, नील का किसान खाएगा क्या नील को? वो किसके लिए जाएगा? वाणिज्य के लिए जाएगा। वाणिज्य मतलब क्या? उद्योग धंधे फैक्ट्रियों में जाएगा। नगदी फसलें बोना जबरदस्ती में, तंबाकू की खेती करना या फिर नील की खेती करना, इसके लिए किसानों को बात करना, ते भागा या फिर तनकटिया पद्धति, आपको याद ही होगा ये सारे सब चल रहा था। हस्तशिल्प, हथकरघा, कुटीर आदि परंपरा उद्योगों का समाप्त हो गया, क्योंकि हम बनाते थे हथकरघा से कपड़े और उनके पास थी बड़ी बड़ी मशीनें, वो बना के भेज देते। उनकी शर्ट बिकती थी 10 रुपए 50 रुपए में, हमारी शर्ट बिकती 200 रुपए में, और हम पे टैक्स भी जाता, तो हमारी कौन खरीदेगा? लोगों ने हमारी खरीदने बंद कर दी। क्यों? तो हथकरघा से बहुत टाइम लगेगा एक शर्ट बनाने, बहुत मेहनत लगेगी, तो वो महंगी शर्ट भी हो जाएगी। वो मशीन से शर्ट कैसी हो जाएगी? सस्ती बन जाएगी। समझ में आ रही है का? ए भैया तू जगजार, क्या नाम है का तेरा? है मिलन? किससे? परमात्मा से हो रहा है मिलन? आज ही आया ना, रात में कुछ काम किया था क्या है फिर? जागते हुए क्यों सो रहा है यार? सुन ले यार, भैया पढ़ भी आओ, पढ़ ले। ए लाला, हा तेरे हा पढ़ ले। आधी जनता यार, मैं क्या बताऊं तुम लोगों को यार। अब कैसे बंद होगा जी? हस्तशिल्प, हस्तशिल्प में ना हाथ से काम करना, चढ़ाई चटाई बुनाई मूर्ति वगैरह, हाथ से जो सामान बनता है। हथकरघा, हाथ से कपड़े बनते हैं। कुटीर उद्योग माना घर में ही उद्योग, कुटीर माने कुटिया, वहां में यहाँ पर का लगा रहे हैं उद्योग फैक्ट्री, वे सब बंद हो गए। आदमी जो काम करत तो हमारे यहाँ के है ना, जैसे कुमार घड़ा बनाता है, मोची जूता बनाता है ना, जुल्हा कपड़े बनाता है, ये सब लोग हमारे गांव में काम होते थे। भारत आत्मनिर्भर था, गांव के लोग अपनी सभी आवश्यकताओं की आपस में ही पूर्ति कर लिया करते थे, है ना। आज भी आपने को पता होगा कि हमारे गांव में, अब तो बहुत कम रह गया, कुछ कुछ गांव में नहीं, बाकी मैंने देख लिया कि हमारे घर पे ही मटके देने आता था कुमार। पूरे साल भर हमारा काम करता था बाड़ाई, हमारा जो बाड़ाई था, पूरा साल भर हमें पूरे घर भर के दाढ़ी मूछे बनाते था हमारे गांव का नाई, है ना। जूते भी आते थे, बब्बा उनके टाइम पे जूतियां आती थी, मूची के घर से आती थी, और किसी को हम 1 रुपए पे नहीं करते थे। सारे का सबका हिसाब होता था बैसाख में,
बैसाख में जैसे ही फसलें आती तो सब आ जाते अपने अपने सामान लेकर, साल भर को इकट्ठे ले जाते, काम खत्म, साल भर सेवा करते थे। तो उनका भी घर चलता था। अब इसमें कोई छोटा बड़ा थोड़ी ना है, सब एक दूसरे पे क्या थे, आश्रित थे, सबका एक दूसरे से लेन देन काम चलता था। तो ये सब बस इसलिए भारत आत्मनिर्भर था, सारे गांव आत्मनिर्भर थे, उनको बाहर से कोई चीज जरूरत नहीं पड़ती थी। अब इनने हमारे उद्योग खत्म करवा दी। आप लोग देख रहे हो ना आज कि सबसे बेकार कंडीशन गाँव की हो गई, शहरों से बेकार कंडीशन गाँव की हो गई। गाँव के लोग असुनर से डेयरी से दूध लेके जा रहे हैं, गाँव के लोग असुनर से डेयरी से दूध लेके जा रहे हैं, सब्जी लेके जा रहे हैं बाजार से। गाँव के लोग, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, गाँव पर रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ था। अब लगता है ना शहर के लोग, बड़े दिल्ली मुंबई वाले लोगों को लगता है कि नहीं यार गांव के लोग बहुत बेहतरीन जिंदगी जी रहे हैं, सब प्राकृतिक वातावरण में स्वच्छ है, स्वाभाविक, सब अपने आप से पैदा हो गया है। और वो दिल्ली के, वो बॉम्बे के, बड़े बड़े मेट्रो सिटी के लोग इस बात की आकांक्षा करते हैं कि काश हम गांव की खुली जिंदगी जी पाते, खुले वातावरण में जी पाते। वो बे गांव के लोग इतने दुखी हैं, बे मजे मार रहे हैं कि कितने बड़े बंगला में, कितनी बड़ी गाड़ी में, एसी में सो रहे हैं। हमें जिंदगी में भगवान ने यही कष्ट लिखे हैं। गांव के लोग सोच रहे हैं कि शहर के सुखी हैं, और शहर के लोग सोच रहे हैं कि गांव के सुखी हैं, और सुखी कोई है ही नहीं। विचार करना, देखना कभी तुम लोग, मतलब लगान की ऊंची दरें कृषक को प्रभावित करती हुई, है ना, कृषि और उद्योग की उपेक्षा की गई, कृषि की और उद्योग की उपेक्षा मतलब उन पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, तो ये कारण था। धार्मिक कारण क्या थे भैया? 1813 में एक्ट द्वारा ईसाई मिशनरियों को धर्मांतरण के लिए प्रोत्साहित करना, एक सरकार ने कानून बना दिया 1813 में कि भाई कोई भी ईसाई जो है वो है भारत में हिंदुओं को ईसाई बना सकता है। ईसाई मिशनरी, मिशनरी समझते हो ना, जैसे तारतन स्कूल है, ये क्या है, ईसाई मिशनरी है। अब तो चूंकि हमारे भारत में संविधान के अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, तो वो उससे कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि भाई तुम किसी को जोर जबरदस्ती बनाओ, कोई अपनी मर्जी से कोई धर्म बदलना चाहता है बदल सकता है, वो कानूनन है, वो हमारे संविधान में है कि धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, आप जिस धर्म को मानना चाहो, जिस रिलीजन को मानना चाहो मान सकते हो। तो ईसाई मिशनरी आ गई, इसकी समस्या आज तो बहुत ज्यादा विकट रूप में दिखाई दिखाई दे रही है। भाई आदिवासी गरीब लोग तो कभी कभी भी कोई अमीर व्यक्ति अपने धर्म को नहीं बदलता, क्योंकि वो जानता है ना उसे किस चीज कमी थोड़ी ना है। हमेशा जो धर्म बदलते हैं ना वो कम बुद्ध, पढ़े लिखे गरीब लोग, जिनके पास खाने पीने को नहीं है, ईसाई लोग आते हैं। ये मदर टेरेसा हुई के साथ, ये दया की मूर्ति हैं, इन लोगों बच्चों पे दया की, और सब फालतू के दिखावे हैं कि ये सब नन है, इनमें सब ये सेवा का भाव है, कुछ नहीं है। सब यही चाहते हैं कि जो कैथोलिक ईसाई हैं या जो और भी ईसाई हैं, लोगों को लोभ दे के, लालच दे के, कैसे भी करके अपने धर्म में बदलना। अब देखो पूरा छत्तीसगढ़ ईसाई बन गया, पूरा जितने भी आदिवासी गरीब तबके थे, जंगली लोग थे, वो बन गए। अब हमें तो बताने कोई, अपने बनाते कोई आके हमें दे के ले, जो बिस्कुट ले लो ईसाई बन जाओ, है कपड़ा ले लो, 10-50 हज़ार रुपये ले लो, एक आध गाड़ी ले लो, ईसाई बन जाओ, कन पटन देख भगाने अपन भाई, क्योंकि हमें नहीं है ना आवश्यकता, हमारे पास सब है ना। लेकिन गरीब लोग बेचारे को वो बिस्कुट के पैकेट ही बहुत हैं, उसके लिए कपड़ा ही बहुत है, तो वो धर्म बदल रहे हैं। भाई सेवा तो केवल बहाना है, सेवा तो केवल बहाना है, बाकी तो उनका काम क्या है? भाई तुम बिना धर्म बदलाए भी दे दो उनको, अगर तुम में सेवा का इतना ही भाव है तो तुम जाओ उन लोगों को पैसे ही कपड़े दे आओ, पैसे दे आओ, खाना दे आओ, पर उनका धर्म क्यों बदला रहे हो? पर होता कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं है, सामाजिक संरचना बिगड़ जाती। जैसे कि धर्म बदलने से क्या होता है, इसको तू समझ लेना, कि जैसे कश्मीर में हुआ, कश्मीर भारत का हिस्सा था, अभिन्न हिस्सा था, वहाँ धीरे धीरे मुसलमान बढ़े, और एक समय ऐसा आया कि मस्जिदों से आवाज निकाली गई कि सारे काफिरों को वहां से निकालो, और लठ दे दे के कश्मीरी पंडितों को भारत वहां से, उनकी जगह से, उनकी जायदादों से, उनके ही मूल घर से खदेड़ दिया, बलात्कार किए गए, लाखों लोगों को मार दिए गए। ये कोई मनगढ़ंत कहानी थोड़ी है, सच्ची घटना है, सबको पता है, दुनिया को पता है। क्यों हुआ ये? धार्मिक अव्यवस्था के कारण। जब एक धर्म के लोग बढ़ गए, उनमें कट्टरवाद था। भाई हम हिंदू धर्म, हम सनातन धर्म के लोग सहिष्णु हैं, हम सबको स्वीकार कर लेते हैं। शिव जी को मान रहे हो तो भी कोई कुछ नहीं कह रहा, और नहीं मान रहे तो भी कोई कुछ नहीं कह रहा। तुम अखंड व्रत कर रहे हो निराहार तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ 3 टाइम खा के भी व्रत कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तुम ईश्वर को गाली दो तो भी हिंदू तुमको ये नहीं कहेगा कि अरे भग जा। तुम कृष्ण को, ब्रह्म को मानो, राम को मानो, मत मानो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन इस्लाम में, ईसाइयत में इतनी छूट थोड़ी ना है।
वहां एक किताब से धर्म चलता है, वहां एक पैगंबर होता है, वहां एक कट्टरता है कि ये है तो है। अगर मुसलमान है तो 5 टाइम का नमाज पढ़ेगा ही तो वही मुसलमान है। हमारे यहाँ थोड़ा ना ऐसा कोई कट्टरता है, ये कि जिस तू माने, तू अगर हिंदू होते हुए तू नास्तिक भी हो सकता है, हो सकता है। तू मंदिर नहीं जाता तो तू हिंदू नहीं है क्या? तब भी तू हिंदू है। तू भगवान राम को मान रहा है तो भी हिंदू है, नहीं मान रहा तब भी तू हिंदू है। तो हम इतने फ्लेक्सिबल है ना, हम सबको लेके चल जाते हैं, हम सबको अपने में मिला लेते हैं, पर हमको नहीं मिला सकते ना, उनमें कट्टरता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि भाई धार्मिक स्वरूप नहीं बदलना चाहिए, जो जैसा है उसको वैसा रहने दो। वो लोगों को ये लगता है कि नहीं हमारा धर्म श्रेष्ठ है। मैं ये कह रहा हूँ, कभी भी किसी भी सनातन धर्म के व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि आओ आप सनातन में सम्मिलित हो जाओ, हम आपको दावत देते हैं सनातन की, राम की कृष्ण की पूजा करो, आप अपना धर्म छोड़ के हिंदू हिंदू बन जाओ। कभी नहीं कहा, इतिहास में कभी नहीं कहा। हमें आक्रमण सिखाया ही नहीं गया बचपन से। हमारे वेद ग्रंथ भी नहीं कहते कि हम किसी पे आक्रमण करें, ये इसका हाँ। लेकिन इसके साथ दिक्कत ये आ गई कि आक्रमण ना करना तो नहीं सिखाया गया, लेकिन फिर हमने आक्रमण का विरोध करना भी हम भूल ही गए। और उसी का परिणाम है कि आज देश के साथ ये व्यवस्था हो गई है कि हमारा भारत कहाँ था, टुकड़ों में टूटते टूटते आप देखेंगे कि कहाँ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये ना बांग्लादेश, ये सब म्यांमार भारत के हिस्से हुआ करते थे कभी, भूटान, ये सब आज भारत के टुकड़े हो गए। हमने आक्रमण नहीं किया, कभी भारत का इतिहास नहीं रहा कि भारत ने किसी देश पर आक्रमण किया हो, पर हमने आक्रमणों का विरोध करना भी छोड़ दिया। ये चीजें हमारे ऋषि मुनियों ने या हमारे ग्रंथों ने कहा था कुछ और हम समझ बैठे कुछ और। ये कभी नहीं कहा आक्रमण करो, लेकिन भाई आक्रमण का विरोध तो कर सकते थे ना। भाई किसी को अपने धर्म में मत बुलाओ, मत दो दावत, उसके मन में चेतना आए लेकिन कोई व्यक्ति यदि धर्म छोड़ के जा रहा है तो उसे तो रोक सकते हैं ना, उसको रोको, उसको तो रोको। ये सामान्य सी बात है। बाकी धर्म तो मानवता का एकमात्र ही है, सामाजिक व्यवस्थाएं बदल जाती हैं, रहन सहन खान पीन के तरीके बदल जाते हैं, है ना। सौम्यता जो हमारे अंदर है वो नष्ट हो जाती है। आप अगर कहीं पहुंचते हो, आप जो सबको लेने के, सबको लेकर चलने के जो भाव हैं वो खत्म हो जाते हैं, और कुछ नहीं। अरे हाँ, कौन कर रहा है, एक बार बन गए तो बन गए, और क्या फिर। अब वो तो राम जाने, मैं बहुत ज्यादा इसमें मैं ज्यादा वो नहीं कह सकता, क्योंकि मैं मेरे सामने तो बस एक बार ऐसा हुआ था कि मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ मुल्ला खेड़ी में, वहाँ पे आदिवासी पारदियों के गांव और ये नन्स जो होती है ना अपने तारसन वगैरह स्कूल के, इस सेंट थॉमस स्कूल के, ये लोग जाते रहते थे। एक दिन मैंने भयंकर इनको घर आके भगाया था वहां से। ये लोग पहुंच गए जंगा मंगा पहन के, मारते 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 मैं और हमारे मार साहब चंदन सिंह मार पहुंचे। मैंने कहा आप यहाँ आयो, यहाँ आओ ही मती, तुम्हें का देने है का बांटने, हम का धरो स्कूल में, हम बांट देंगे सभी लाइन से। वो तुम्हें व्यक्तिगत तौर पर इनसे बात नहीं करने दे रहे हम, भैया उन्हें हम ही तो समझा रहे हैं, उनसे कह रहे हैं साहब भैया सरकार इतनी आपको घर दे रही है, सरकार आपको इतनी योजनाएं दे रही है, गवर्नमेंट क्या नहीं दे रही है आप लोगों को। गवर्नमेंट आपको फ्री में अन्न दे रही है, आपको रहने के लिए कुटी दे रही है, आपको आयुष्मान कार्ड दे रही है, आपको मोड़ा मोड़ी हो जाए बाकी पैसे दे रही है। तुम क्यों किसी की भीख के लिए अपना धर्म बदल रहे हो? ये इतनी सी बात है और कुछ नहीं। तो ये धार्मिक कारण था। 1850 में पैतृक संपत्ति कानून परिवर्तन कर दिया गया। ये क्या है पैतृक संपत्ति, पता है, ये कानून था पहले कि अगर बेटा तुम धर्म बदलते हो ना, हमारे ये था, तो बाप अपनी बेटा अपनी जायदाद से बेटा बेदखल कर देगा, जो नियम है। तो पहले अगर तू धर्म बदल रहा है, मेरे मोड़ा धर्म बदल रहा हो, तो मैं बा मोड़ा मेरी जायदाद में से 1 रुपया नहीं दूंगा। लेकिन उन्होंने कानून बना दिया कि अगर कोई धर्म भी बदल देगा तब भी वह अपने बाप की जायदाद में हिस्सेदार होगा। इससे भयंकर धर्मांतरण हुआ। पहले तो एक बार डरा तो मोड़ा, नहीं 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 अपन नहीं बदला, नहीं अपनी कछु मिलेगा कोई नहीं जायदाद में से, लेकिन अपन ने कानून बना दिया कि तुम धर्म बदल भी दोगे तब भी तुम्हें कानून अपनी जमीन जायदाद का अधिकार मिलेगा। ईसाई धर्म ग्रहण करने पर भी पैतृक संपत्ति में अधिकार रहेगा। मंदिर मस्जिद से जुड़ी संपत्ति से कर की उगाही करना। मंदिरों की मस्जिदों की संपत्ति से टैक्स नहीं लगता, इन पे टैक्स फ्री होते हैं गवर्नमेंट निगम, क्योंकि ये माना जाता है कि ये सेवा कार्य है, धार्मिक कार्य है, इनको टैक्स से फ्री किया जाए। क्योंकि बहुत सारे मंदिर, करोड़ों अरबों की संपत्ति है मंदिरों की, तो लेकिन अकेला संपत्ति एक तरफ मत देखो, मंदिर बहुत सारे कैंसर हॉस्पिटल चला रहे हैं, बहुत सारे स्कूल भी चला रहे हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट भी चला रहे हैं। तो मंदिरों में जो दान जाता है ना, वो एक कमेटी के पास जाता है, वो कमेटी उसका घर में नहीं ले जाती पैसे ना, कि ये दिमाग लगा रहे हो कि नहीं मंदिरों का पैसा जो है आपको एक व्यक्ति खा रहा हो, ऐसा नहीं होता। एक कमेटी होती है, वो कमेटी अब उस पैसे से रचनात्मक कार्य करती है ना।
पंडित जी को तुम व्यक्तिगत दे रहे हो वो अलग विषय है, पंडित जी की थाली में डाल के जाएगा तो पंडित जी के पास जाएगा। लेकिन मंदिर में जो पैसा डाला है ना, हालांकि मैं तो खुद कई मंदिर मंदिर में पैसे नहीं डालने में, मैं भी नहीं कहता डालो, तुम कोई और जगह खर्च कर दो, पर डालते हैं तो वो अब तो ज्यादातर मंदिरों के ट्रस्ट हैं, और ट्रस्ट में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी होता है, सचिव होता है, तो वो पैसा अब फालतू नहीं जाता, वो कहीं ना कहीं जाता, लेकिन उस पैसे पे टैक्स नहीं लगता। तो ये चल रहा है। ईसाई उपदेशक द्वारा ईसाई धर्म का सेना के बीच प्रचार प्रसार करना। जो सेना थी भारतीय सेना, ईसाई अंग्रेजों की सेना में कुछ भारतीय लोग भी थे, पर वो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते। मेजर एडवर्ड्स ने भी कहा है कि भारत पर हमारे अधिकार का अंतिम उद्देश्य क्या था, इसे ईसाई बनाना। मेजर एडवर्ड कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भैया, कि हमारा आक्रमण करना भारत पर ये उद्देश्य था कि हमें क्या करना है, भारत को ईसाई बनाना। अब 1857 के आरंभ और विस्तार किस तरीके से धीरे धीरे फैला, तो इसको मैं आपको जो है कल पढ़ाऊंगा, क्योंकि टाइम हो गया है। आप जरा वो होमवर्क